नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत समधिया कहानी के द्वितीय भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। भाग एक का हमने पहले कर लिया है। समधिया को बड़ी बहुरिया का बुलावा आता है। समधिया बड़ी हवेली जाता है और बड़ी बहुरिया का जो संदेश है वो संदेश लेकर के रेल के माध्यम से वह गंतव्य स्थान तक पहुंचता है और बड़ी बहुरिया की माँ के घर पे वो पहुंच जाता है। यहाँ तक का घटनाक्रम हमने देख लिया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी, बबुआ यानी बेटा, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को ले आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है, जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है। यानी माँ को भी अपनी बेटी की जो स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी है, चाहे समधिया कुछ कहे या ना कहे। नहीं माए जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली है, सवांग नहीं है। सवांग यानी उसके समस्त अंग नहीं है, यानी थोड़ी बहुत टूट चुकी है। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यो देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। यानी समधिया जो है वो बड़ी बहुरिया की माँ के सम्मुख जो दयनीय स्थिति है बड़ी बहुरिया की, उसको छुपाने का प्रयास करता है और सभी सकुशल मंगल होने की बात करता है। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिए। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। यानी हरगोविंद जब बड़ी बहुरिया के मायके में संदेश देने के लिए जब गया, तब वहाँ वो जब रात में ठहरता है तब उसके सामने एक दृश्य प्रस्तुत हो जाता है जिसमें बड़ी बहुरिया ने जो जो बातें उसको कही वो सब बातें उसे बड़ी बहुरिया फिर से कहती हुई मानो सुनाई दे रही है। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर खा रही होगी। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। यानी बड़ी बहुरिया के मायके में तो सुख का माहौल है और बड़ी बहुरिया अपने ससुराल में बहुत ही दुखपूर्ण पीड़ादायक जीवन जी रही है। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी, पेट भर जलपान जो कर लिया। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। भात चावल को बोलते हैं, पके हुए चावल। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। यानी हरगोविंद उस भोजन से भरे थाल का सेवन नहीं कर सका। समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आने के पीछे कारण ये बड़ी बहुरिया की दयनीय स्थिति और उसके प्रति संवेदना का भाव जो उसके मन में प्रकट हो रहा है, उसके कारण से
उसका मन नहीं लग रहा है, न नींद आ रही है, न भोजन करने का मन हो रहा है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया, वह किस लिए आया था, वह झूठ क्यों बोला? यानी ये सब प्रश्न वह अपने मन में कर रहा है। नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माए जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। यानी समझिया हरगोविंद मन के अंदर सोच रहा है कि उसने ये क्या किया, जो संदेश उसको देना था उसने अभी तक वो सही संदेश नहीं दिया है। लेकिन सुबह होते ही वह बड़ी बहुरिया का जो वास्तविक संदेश है, और उन्होंने जैसा जैसा संदेश कहा है वैसा वैसा उनकी माँ से कह देगा। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह समझिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माए जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माए जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूंगा, यानी आपका मेहमान बनकर मैं यहाँ रहूंगा। अभी मुझे आप जाने की आज्ञा दो। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। माँ ने अपनी बेटी के लिए बासमती धान का चूड़ा समधिया के हाथों भेजने की योजना बनाई। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। यानी यहाँ हरगोविंद समधिया ने बड़ी बहुरिया के भाई के पूछने पर भी राह खर्च के बारे में कहा कि उसके पास में राह खर्च है। यदि वो उससे मांग लेता तो हो सकता है बड़ी बहुरिया की जो दयनीय स्थिति है वो स्थिति प्रकट हो जाती उसके मायके में। इसलिए हरगोविंद ने राह खर्च के लिए भी मना कर दिया। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि चौनी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही, बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। अब वो लौटना चाहता है अपने गांव जलालगढ़, लेकिन उसके पास में टिकट के पूरे पैसे नहीं है, और बिना टिकट के यदि वो यात्रा करेगा तो पकड़ा जाएगा। इस डर के मारे उसका आधा खून ही सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यानी उसने सही ढंग से संदेशवाहक का जो काम होता है उस कार्य को उसने पूर्ण नहीं किया। बड़ी बहुरिया का सही सही संदेश उनकी माँ तक नहीं पहुँचाया। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा, नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चली, मायरो मती यही कर्म गति। ये सूरदास यानी एक अंधा व्यक्ति रेल के अंदर गीत गा रहा था। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी।
किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटियार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगाछी, कुसिया और जलालगढ़ जाने वाली यात्री 1 नंबर प्लेटफार्म पर चले जाएं। हर गोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वो 1 नंबर प्लेटफार्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटियार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस यानी 20 कोस दूर है। अभी बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वो पैदल ही जाएगा। यानी समदिया ने निर्णय लिया कि वह अब यहाँ से आगे की यात्रा, जलालगढ़ तक की यात्रा जो 20 कोस दूर है, वह पैदल ही करेगा, क्योंकि बड़ी बहुरिया उसका इंतजार कर रही है। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वो मानो बाइक के चौके पर रहा, यानी हवा के चौके पर तीव्र गति से चलता रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। माँ ने भेजा था बड़ी बहुरिया के लिए। वह इसे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके मन में अभी भी उथल पुथल चल रही है। प्रश्न हो रहे हैं कि वह बड़ी बहुरिया को जाकर के क्या जवाब देगा, कि उसने उनके संदेश को सही ढंग से पहुंचाया भी नहीं। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है। गांव जलालगढ़। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस अभी भी बाकी है। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। यानी 15 कोस वो पैदल चल गया है। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे, ताड़ का वृक्ष है, उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले ले जाओ रे समदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद। यह कौन गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, यानी रात के अंधेरे में वो चल रहा है और घना अंधेरा है, जिसके कारण से उसे यह आभास नहीं हो रहा है कि वो कौन से गांव में पहुंच गया है। किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी। नदी नहीं, खेत है, ये झोंपड़े है या हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया। वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। यानी उसकी जो मानसिक स्थिति है संवदिया की, वो मानसिक स्थिति डगमगाने लग गई है। उसे पता ही चल रहा है कि नदी है या खेत है, झोपड़े है या हाथियों का झुंड है। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या। कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे। यानी चारों ओर उसे सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा है। वहाँ वह रोशनी है या आंखें, वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर। यानी संवदिया अपनी बड़ी बहुरिया की दयनीय स्थिति को देख करके, उसके दुख को अनुभव करके, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी डगमगा गई है। उसे वस्तु स्थिति का पता नहीं चल रहा है। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटियार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। यानी उसे, उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें भी उसे दो दो वस्तुएं दिखाई या सुनाई दे रही है। वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको। बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वो बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है। लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। बड़ी बहुरिया ने उसको दूध ला करके दिया। और पैदल चलने के कारण और बड़ी बहुरिया के बारे में बहुत सोचने के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से हरगोविंद समदिया बहुत थक चुका था।
हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा, अर्थात समझिया कह रहा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। और तुम हमारा गांव छोड़ करके अपने पीहर मत जाओ। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। यानी संवदिया बड़ी बहुरिया से आग्रह कर रहा है कि आप ये गांव छोड़कर मत जाओ, आपके समस्त दुख पीड़ा को मैं समाप्त कर दूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपके समस्त कार्यों को वहन करूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। यानी बड़ी बहुरिया भी जब संदेश भेज तो दिया, लेकिन भेजने के बाद में जब संवदिया उसके संदेश को लेकर के उसकी माँ के घर रवाना हो गया था, उसके बाद से ही बड़ी बहुरिया भी पछता रही थी, उसे भी बड़ा दुख हो रहा था। कहानी बहुत ही सरल है और इस कहानी के अंदर एक मार्मिक अभिव्यंजना प्रकट हुई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।